नमस्कार, खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जियां हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा है। सब्जियों की खेती करके हमारे किसान अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। खासकर जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो सालों भर अनवरत रूप से आमदनी प्राप्त करते हैं सब्जियों की खेती करके। सब्जियां की खेती आप वैज्ञानिक विधि से कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी दिलाना चाहेंगे। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधीर दास जी को। सुधीर दास जी कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत में प्रभारी हैं, वहाँ के केंद्र के, जो मधुबनी ज़िले में पड़ता है। और एक हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं, राम गुलाम चौरसिया जी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि अभी तो गर्मा सब्जी की खेती की तैयारी भी किसानों ने करनी शुरू कर दी है, और उसके अलावे जो फसलें हैं अभी चल रही हैं सब्जी की, उसमें सबसे प्रमुख आलू है। और आलू की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है रोग, उसमें जो लगते हैं, और ख़ास करके जो कीड़ों का प्रकोप होता है। आलू बहुत संवेदनशील है रोग और कीड़ों के प्रति, तो उससे निजात कैसे दिलाएंगे किसान अपनी फसल को? हाँ किसान भाई नमस्कार। अभी आलू की खड़ी फसल आपके खेत में है। आलू में खास करके झुलसा रोग, आगाज झुलसा, पिछाड़ झुलसा और कीट का भी प्रकोप होता है। तो आलू की अच्छी फसल के लिए किसान भाई आपको इस बीमारी और कीट का कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फसल आलू की अच्छी मिलेगी। तो किसान भाई जैसे ही आलू की फसल आप लगाते हैं तो झुलसा रोग का प्रकोप तभी होता है जब आप देखते होंगे कि नमी का भी कमी हो जाती है। तो किसान भाई आप जान लें कि आलू की फसल में मिट्टी के अनुसार, हल्की मिट्टी हो या बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी के अनुसार आपको हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। हल्की सिंचाई करेंगे तो आपकी आलू का कंद का बढ़वाड़ जो अच्छी होगी। तो आप किसान भाई 3 से 4 सिंचाई आप करेंगे, और उसी समय 2 से 3 निकाई गुराई करेंगे तो फसल जो है उसमें खरपतवार का भी निकास हो जाएगा और उसमें पौधे का भी विकास हो जाएगा। तो हल्की सिंचाई जब करेंगे किसान भाई, जब आप देखते हैं कि दिसंबर का माह होता है, तो दिसंबर के खास करके सेकेंड के बाद तीसरे सप्ताह में आप एक बार जो है फफूंदनाशक दवाई का प्रयोग करेंगे, और दूसरी बार जब 10 से 12 दिन हो जाए दोबारा इसका प्रयोग करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर किसान भाई तीसरी बार भी करेंगे। तब झुलसा रोग रोकने के लिए किसान भाई पहली बार तीसरी जब सप्ताह हो जाती है आपका, दिसंबर की तीसरी सप्ताह में खरीफ आलू की खड़ी फसल में डाइथन M45 या इंडोफिल M45 जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर अच्छी मात्रा में पौधे के ऊपर अच्छी तरह से बराबर मात्रा में छिड़काव कर देंगे, और उसके बाद 10 से 12 दिन में दूसरी बार छिड़काव करेंगे इंडोफिल M45 का, और वही 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जब आप आवश्यकता पड़े तो किसान भाई आप तीसरी बार भी वही 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप फफूंदनाशक का छिड़काव करेंगे, तो झुलसा रोग से आपको निजात मिल जाएगा। इसके बाद किसान भाई आप देखते होंगे कि खास करके जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है उस समय भी आप देखते होंगे कि आलू की फसल में लाही का भी प्रकोप हो जाता है। तो लाही के प्रकोप को रोकने के, लाही कीट को रोकने के लिए किसान भाई रोगर या मेटासिस्टक दवाई 1.5 से 2 ml प्रति लीटर का घोल बना करके आप इसमें छिड़काव कर देंगे, तो कि लाही कैसे आपको निजात मिल जाएगा। और आप आलू के खेत में देखते होंगे कीट का भी प्रकोप होता है, जो कजरा पिल्लू या कटवर्म देखते होंगे कि आलू की फसल को बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए जो कि किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस जो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर देंगे, या अब 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छिड़काव कर देते हैं बालू की मात्रा में मिला के, तो आपकी फसल अच्छी होगी और उत्पादन अच्छी होगी। आपने जो सुझाव दिए उसका अनुसरण अगर हमारे किसान करते हैं तो निश्चित रूप से आलू की फसल में झुलसा रोग नहीं लगेगा। लेकिन एक समस्या है, ये तो हो गई कैसे बचावें उसको, लेकिन कभी कभी बीमारी लग जाती है। आप कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मैंकोजेब के साथ साथ मेटालिक्सिल का भी प्रयोग कुछ होना चाहिए, रेडोमिलोगोडाइन नाम से आता है, तो दोनों को मिलाकर एक साथ उसको दिया जा सकता है, या केवल मेटालिक्सिल भी दिया जाएगा, आगे नहीं ये बीमारी बढ़े?
किसान भाई जब बीमारी लग जाती है तो उसमें जो है ये प्रयोग आप फफूंदनाशक का जो है कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ये जान लें कि फफूंदनाशक इसीलिए खेती जब आप आलू की करते हैं बराबर आप करते हैं तो इसको आप पहले से ही प्रिकॉशन कर लेंगे और लग जाने पर वो ज़्यादा कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कम से कम आप ये ध्यान रखें कि आप बराबर आलू की खेती करते हैं और पूर्व से ही आप आलू की खेत में फफूंदनाशक दवाई का प्रयोग लगे या ना लगे दिसंबर माह के तीसरी सप्ताह में फर्स्ट बार और 10 दिन के या 12 दिन के बाद दूसरी बार आप कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से झुलसा रोग से निजात मिलेगा। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं, राम गुलाम चौरसिया जी। चौरसिया जी कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक महोदय से। सर आपसे हम यही जानकारी लेते हैं, हम तो खेती कर रहे हैं अभी आलू का, लेकिन ये बताए जो दवा के बारे में जो बोले हैं, अब मौसम ख़राब रहे, धूप कम निकले, तो आप ये बताइए कि जो किस समय में करें, जो कम से कम जैसे कुहासा लगा रहता है तो दोपहर के समय में करें कि सुबह के समय में करें कि शाम के समय में करें, और ये एक ही दवा 2-3 बार दें कि बदल करके दें, हम कम से कम एक बार दे, जैसे आप डाइथेनियम 45 बताए, क्लोरोफेस बताए, ये दवा छोड़ करके और दूसरा दवा भी 10 दिन पर हेर फेर करके दें कि एक ही दवा चलाते रहें आलू की खेत के लिए। ये आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं सर। चौरसिया जी, ये जो है आलू की खेती के लिए जो दवाई आपका जो आप बता रहे हैं कि किस टाइम में किस समय देना चाहिए, शाम या सुबह, तो आप जान लें कि आप जब कुहासा लगा हुआ रहता है तो आप देखे होंगे कि बहुत से उस पर जो है ओस कुहासा का बूंद रहता है, तो जब वो बूंद हट जाए तो खास करके तब आप इसमें दवाई का प्रयोग करें तो आपके पौधे पर अच्छी तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा और दवाई का असर होगा। अन्यथा अगर आप सुबह में दे देते हैं तो उसका प्रयोग करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो आप सुबह में जब धूप खिल जाए या जब कुहासा और जो ओस का बूंद होता है वो हट जाए तब आप इसका जो फफूंदनाशक का आप प्रयोग करें तो अच्छी होगा। उसी प्रकार से कीट के लिए भी जब लाही लग जाएगा तो उस समय भी कुछ ओस का बूंद नहीं रहना चाहिए तो आप प्रयोग कर सकते हैं। अब गर्मा जो सब्जियां हैं उसकी खेती करने के लिए भी किसान अभी तैयारी शुरू कर दी है किसानों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मा सब्जी से किसानों को अच्छी आमदनी मिलती है और इसमें बीमारी और कीड़े भी कम लगते हैं गर्मी की फसलों या बरसात की फसलों की तुलना में। तो अभी जो लतीदार सब्जियां भी हैं, भिंडी है, बैगन है, खेत का चुनाव और खेत की तैयारी गर्मा फसल के लिए किसान कैसे करेंगे? किसान भाई, गर्मा जो फसल सब्जी की फसल खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक है और उसमें गर्मा मौसम में आप देखते हैं कि अर्ली में और लेट तक गर्मा फसल जो सब्जी की फसल है किसान भाई लेते हैं। खास करके दियरा और नदी के कात में भी हमारे किसान भाई लेते हैं। तो इसमें लौकी जो जिसको कद्दू कहते हैं, कद्दू, नेनुआ और करेला ये मुख्य फसल है। इसको हमारे किसान भाई लगाते हैं अच्छी तरह से। इसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो है इसका करके वो खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फसल के लिए किसान भाई भूमि का चयन कैसे है। भूमि का चयन किसान भाई तभी करें जहाँ पर गर्मा फसल में आप देखते होंगे कि सिंचाई की सुविधा बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी के मौसम में सब्जी की खेती खास करके करते हैं तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और वो आप देख लें कि कहाँ पर आपकी सिंचाई का व्यवस्था है वैसे जगह पर चुनाव करें। और बलुई दोमट जो है या दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इस तरह की भूमि का आप चयन करें जिसमें जीवाश्म की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि फसल को बराबर मात्रा में उर्वरक या जो मिलती रहे, पोषक तत्व मिलते रहे। तो ऐसी भूमि का आप चयन करके किसान भाई आप गर्मा सब्जी का खेती कर सकते हैं।
गर्मा सब्जियों में सबसे पहले आपसे हम भिंडी की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। भिंडी की खेती जो हमारे किसान करेंगे तो कब से कब उसका बिचड़ा डालने का ये उपयुक्त समय होगा। खेत की तैयारी के बारे में तो आपने जानकारी दी ही, उसके बाद उसमें उर्वरक का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रभेदों का चुनाव, इस सब के बारे में, केवल भिंडी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। किसान भाई, गर्मा मौसम में भिंडी की फसल भी काफ़ी लाभदायक है। तो भिंडी की फसल के लिए किसान भाई सबसे पहले जो प्रभेद का आप चयन कर लें। प्रभेद में आप देख रहे हैं कि आपके मार्केट में या जो रजिस्टर दुकान है वहाँ से प्रभेद लें। और प्रभेद में प्रभानी क्रांति है, ओकरा 4 है, काशी लीला है, और इसी तरह से अर्का अनामिका, अर्का अभय, कई प्रभेद है जो कि बहुत ही अच्छी प्रभेद हमारे बिहार की मिट्टी के लिए है। तो इसमें से किसी एक का चयन करके आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और भिंडी की खेती करने के लिए किसान भाई फरवरी माह से मार्च तक आपका उपयुक्त है। खास करके जो आगात में जब अगर भिंडी की खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। और तो इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक से लेके अंतिम फरवरी तक अगर आप लगा देते हैं तो आपको लाभ अच्छी मिलेगी। ऐसे आप मार्च तक इसकी खेती करके भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए किसान भाई 120 केजी नेत्रजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि भिंडी में आप देखते होंगे सब्जी की खेती खास करके भिंडी में कभी कभी फल का क्रैकिंग हो जाता है या वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ऐसी नौबत अगर आपको आई होगी या कभी देखे होंगे या आपके इलाके में गेहूं की फसल लगते होंगे तो उस समय भी आप देखते होंगे कि गेहूं में दाना की समस्या हो जाती, नहीं बनने की समस्या पैच में। तो ऐसी जगह समय ऐसी इलाके इस तरह का अगर आपका भूमि है तो उसमें बोरन का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो 120 केजी नेत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की मात्रा, जिसमें से कि आधी मात्रा नेत्रजन की यानी कि 60 किलो और 60 किलो पोटास और 60 किलो आपका फास्फोरस की मात्रा को और अच्छी तरह से जो 2-3 जुताई पाटा के साथ करें। और अंतिम जुताई के समय किसान भाई नेत्रजन की आधी और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करके आप इसको अंतिम जुताई पाटा दे के कर देंगे। अब रही बात जैसे बोरन, अगर बोरन की डिफिशिएंसी आपके खेत में मिट्टी में है तो किसान भाई आप जब कंपोस्ट डालते हैं तो खास करके सब्जी में 150 से 200 कुंटल कंपोस्ट में बोरन को डाल के या फर्स्ट जुताई के समय या खास नहीं तो अंतिम जुताई के समय जब उर्वरक का प्रयोग करते उस समय भी आप इसको बोरन का 15, खास करके जब ये सब्जी की फसल लगाते हैं तो 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोरन का प्रयोग आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करेंगे तो आप देखेंगे कि फसल का जो बढ़ोतरी प्रभाव है या उसमें फल या लगने का जो उत्पादन का जो क्षमता है वो अच्छी मिलेगी। ऐसा देखने में आता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कुछ लोग मेड़ पर लगाते हैं, कुछ लोग सीधे लगा देते हैं। तो मेड़ पर लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है कि बिना मेड़ बनाए हुए लोग लगा देते हैं, वो ज़्यादा ठीक है? किसान भाई जब भिंडी की खेती करते हैं, जब अंतिम जुताई करके पाटा दे देते हैं तो उसमें रो से रो 45 सेंटीमीटर और उस रोह पर 30 सेंटीमीटर के दूरी पर भिंडी का बुआई कर देंगे। तो ये 2 तरीके से गर्मा में खास करके आप कर रहे हैं किसान भाई, तो गर्मा में प्लेन ज़मीन पर भी आप कर सकते हैं। खेत का जो बनावट है वो देखेंगे कि सिंचाई करने में आपको सुविधा होनी चाहिए। अगर मेड़ पर करते हैं तो मेड़ में भी अच्छी फसल उत्पादन होती है, तो वो मेड़ पर आप पौधे लगा देंगे जो 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बुआई कर देंगे और उस मेड़ के जो बीच का जो चैनल होता है उसमें आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको सिंचाई कम पर करनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदेमंद है। अगर किसान भाई मेड़ पर लगाते हैं तो उत्पादन भी आपका 10 से 15% बढ़ जाता है और सिंचाई का पानी का भी बचाव होता है। तो आप इस विधि को भी अपना के आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हम सर यही जानना चाहते हैं, भिंडी का पेड़ तो लगा दिए, खेत में पानी दिए,
जब एक बित्ता का 1 फीट हो जाता है उसमें पीला पड़ने लगता है पत्ती, उसके लिए कौन सा उपाय किसान करेंगे? किसान भाई जब भिंडी की खेती किए हैं तो आप देखते होंगे कि कई सा बीमारी या रोग लगता है, कीट का भी प्रकोप होता है, तो उसमें आप पीला जब पौधे हो जाते हैं तो येलो वैन मोज़ेक उसको कहते हैं, वो पीला हो जाता है, जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा या क्लोरोफिल जो है कम हो जाती है। और ये जो है येलो वैन मोज़ेक का प्रकोप इसलिए हो जाता है कि जब वो एक तरह का ये वायरल डिजीज़ है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहले से मेटासिस्टोक दवाई जो है, जब आपका पौधा तैयार होने लगे तो आप निगरानी करते रहें, खेत का निगरानी करते रहें, जिसमें भी एक भी पौधे आपको दिखाई दें तो उसको जड़ से निकाल के उसको मिट्टी के नीचे दबा दें या उसको अन्यत्र जो है मिट्टी ले जाके उसको जला दें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो दूसरा जो पौधे हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे, आपका फसल सुरक्षित हो जाएंगे। और इसके पहले अगर उसको रोकना है तो मेटासिस्टोक दवाई 1.5 ml प्रति लीटर का घोल बना के छिड़काव करेंगे, तो कीट जो वाइट कीट जो उसका उस बीमारी का वाहक है उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो आपके ये पौधे से रोग से निजात मिल जाएगा। हमारे बिहार की दूसरी जो प्रमुख फसल है वह है बैगन, और बैगन की खेती हमारे किसान भाई सालों भर करते हैं। तो क्या संभव है गर्मा मौसम में बैगन की खेती? और बैगन की खेती अगर वो करना चाहते हैं तो कुछ वैज्ञानिक सुझाव आपकी ओर से उनको चाहिए। किसान भाई गर्मा में भी जो है आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती के लिए भी आप देख लें कि जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वैसी जगह पर बैगन की खेती करें। बैगन में भी कई तरह के जो है प्रभेद मिलते हैं, प्रभेद का चयन कर लें, और जहाँ पर भी आप भूमि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा को देखते हुए बैगन की खेती करें। और बैगन में देख रहे होंगे कि खास करके गर्मा में जब करते हैं तो जनवरी माह में भी जब टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आपका बीज का सीडलिंग का उस तैयार कर लें, बीज नर्सरी में पौधे में गिरा दें, नर्सरी में बीज गिरा दें। और ये जो प्रति हेक्टेयर जो है 400 से 500 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है बैगन का, तो आप नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लें और वहाँ देखेंगे कि उसमें राख की मात्रा मिला दें। राख की मात्रा मिलाने से क्या होगा कि आपका जो पौधे का जो बैगन के जो पौधे होंगे उसका जर्मिनेशन जो है अंकुरन क्षमता अधिक हो जाएगी, और उसको पुआल से ढक देंगे। तो आप जब पौधे तैयार हो जाएगा किसान भाई, तो फरवरी माह में आप बैगन की खेती करेंगे। और बैगन की खेती करने के लिए खास करके गर्मा में 50 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 50 सेंटीमीटर आप पौधे से पौधे की दूरी रख के बैगन का रोपनी करो। उसके पहले किसान भाई जब बैगन की रोपनी करने के पहले आप खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के लिए 120 केजी नेत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 80 केजी पोटास की ज़रूरत होती है। तो खेत में जब आप तैयारी करते हैं तो पहली जुताई के समय किसान भाई कंपोस्ट 150 से 200 किलो कंपोस्ट और उसमें 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी आप उसमें जब कंपोस्ट डालते हैं उसी में मिला के आप पहली जुताई में डाल दें। जब अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय नेत्रजन की आधी मात्रा यानी 60 केजी और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय छिड़काव करके अंतिम जुताई कर दें। और उसी समय किसान भाई बैगन में भी रीज मेथड से भी आप खेती कर सकते हैं। रीज मेथड से करने से आपका जो है इसमें भी 15 से लगभग 20% जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती है, मेड़ बना के। और उसमें सिंचाई का भी कम ज़रूरत पड़ता है। तो सिंचाई अगर चैनल में करते हैं तो वो जो है जैसे कि 7 दिन का अंतराल होता है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करना पड़ेगा। और इस तरह से आप बैगन की खेती गर्मा मौसम में भी करके अच्छी इनकम ले सकते हैं। अब हम आते हैं लतीदार सब्जियों के ऊपर। लतीदार सब्जियों में गर्मा मौसम में जो प्रमुख है वह है लौकी, घिउरा, घिया या नेनुआ जिसको बोलते हैं लोग, और उसके अतिरिक्त जो है खीरा भी है, कुछ और तरह की जो लतीदार सब्जियां हैं। तो कौन कौन सी लतीदार सब्जियां ऐसी हैं जिनको सफलतापूर्वक गर्मा मौसम में हमारे किसान कर सकते हैं? अगर करते हैं तो उसकी विधि क्या होगी?
किसान भाई गर्मा मौसम में खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए लत्तीदार सब्जी ज़्यादा उपयोगी है और लाभकारी भी है। उसमें कद्दू, जो कद्दू वर्गीय जो फसल है वो, जिसमें कद्दू है, नेनुआ है और ख़ास करके करेला हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और खीरा का भी हमारे किसान भाई खेती करके अच्छी इनकम लेते हैं। तो लौकी में भी किसान भाई वैसे ज़मीन का चयन करें। और लौकी के भी दो तरह से आप खेती कर सकते हैं। एक रीज बेड से भी कर सकते हैं, एक समतल में भी। और ख़ास करके गर्मा मौसम में किसान भाई आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय उसको नुकसान होता है। फल अगर ज़मीन पर रहता है तो उसमें एक तरह का जो टेम्परेचर से वो बर्बाद हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। रीज मेथड से करा और रीज पर जो है फूस का जो होता है उसको बिछा दें, उस पर पौधे का जो फल आपके लगेंगे तो उसका जो मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो किसान भाई जब आप खेत की तैयारी करते हैं लत्ती वर्गीय फसल के लिए, कद्दू, नेनुआ या घिरा या खीरा के लिए, तो उसके लिए आप किसान भाई देखेंगे कि जब उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो 60 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की ज़रूरत होती है। और ऐसे भूमि में कंपोस्ट 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और नाइट्रोजन 60 केजी, 40 केजी पोटास और 40 केजी फास्फोरस। अगर आप कद्दू की खेती करते हैं या नेनुआ की खेती करते हैं या करेला या खीरा, ये लत्ती वर्गीय जो है कद्दू वर्गीय जो फसल है, इस सभी के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 60 केजी है और 40 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास। इस तरह से आप अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करके आप खेती कर सकते हैं। तो जब आप अंतिम जुताई करते हैं खेत की, तो उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप देके कर देंगे। और रीज मेथड जब करते हैं तो आप पीठ मेथड में आप इसका भी जो है रीज मेथड बना देंगे। 2 मीटर की दूरी पर, 2 से 2 मीटर की दूरी पर आप कद्दू को लगाएंगे, कद्दू का खेती करेंगे। और 2 से 1.5 मीटर की दूरी पर किसान भाई नेनुआ का करेंगे। और करेला का किसान भाई 1.5 से 1 मीटर का दूरी, यानी कि 2 से 2 मीटर रो से रो और 2 मीटर के दूरी पर जो है पौधे का बुआई करेंगे कद्दू का। उसी तरह 2 मीटर का रो से रो रहेगा, उस पर 1.5 मीटर की दूरी पर आप घिरा या नेनुआ जिसको कहते हैं उसकी बीज की बुआई करेंगे। और जब करेला के बुआई करते हैं किसान भाई तो 1.5 मीटर का दूरी रखते हैं रो से रो और 1 मीटर की दूरी पर जो है उसकी बुआई कर देते हैं। और रिज मेथड पर भी इसी तरह से करते हैं। और रिज के किनारे में आप इसके पीठ पर जो बुआई कर देते हैं तो इसका जो है अंकुरन भी बढ़िया होता है और बर्बाद भी। और उसमें जब सिंचाई करते हैं तो देखे होंगे कि सिंचाई जो पूरे खेत में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चैनल में सिंचाई कर देंगे और पौधे को इस तरह से उसको जो नमी मिल जाती है और उसका विकास भी बढ़िया होता है और उत्पादन भी बढ़िया होता है। सर, हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया। जो करेला जो रोपते हैं, जब फूल आने लगता है उसमें पत्ता में झुलसा रोग पकड़ लेता है खास करके। और करेला को जो पौधा अति फल निकलता है उसमें भी देखते हैं कहीं भूर कर देता है, माने सरन पकड़ता है। जो करेला निकालते हैं वो सर के निकलता है। तो इसका कौन सा उपाय होगा, थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। किसान भाई जब करेला करते हैं, करेला की खेती करते हैं तो आप इसको जो है ना अलान जिसको कहते हैं या उसका देके आप खेती करेंगे तो इसका जो प्रकोप होता है वो कम होता है। और उसमें जो है झुलसा की बीमारी जो आप कह रहे हैं कि झुलसा उस तरह की झुलसा नहीं है, वो दूसरी बीमारी है। तो उसके लिए जो है ना किसान भाई वो बेविस्टिन जिसको कार्बेंडाजिम कहते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आप उसको छिड़काव करेंगे तो उससे निजात हो जाएगा। जब आप फल देखते होंगे कि फल में कीड़े लग जाते हैं, करेला एक तीता फल है जो कि डायबिटीज़ रोगी के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन उसमें जब कीड़ा लगने लगते हैं तो बहुत कीड़ा लगते हैं, तो उसके लिए भी कार्बारिल जो दवाई आती है कीटनाशक, उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा किसान भाई जान लें
कि सब्जी में खास करके नीम निर्मित दवाई का प्रयोग आप एक ज़रूर करें, और 10 दिन या 12 दिन के अंतराल पर नीम निर्मित दवाई, जब भी आप कद्दू वर्गीय फसल में कीट का प्रयोग करने की ज़रूरत होगी तो आप नीम निर्मित दवाई का प्रयोग 5 ml प्रति लीटर घोल बना के आप छिड़काव कर देंगे, तो इस तरह से जो रोग का और कीट का भी प्रकोप कम हो जाएगा और फसल भी सुरक्षित रहेगी। हमारे किसान भाई सब्जियों की फसल जो उनके खेत में लगी हुई है उसकी देखभाल कैसे करेंगे, आगामी महीनों में जो गर्मा की फसल लगेगी उसकी खेत की तैयारी कैसे करेंगे और कौन कौन फसलों की खेती करेंगे, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हमारे एक प्रगतिशील किसान भी हमारे साथ रहे, उनकी भी जिज्ञासा थी, उसको भी आपने शांत किया। तो हम आपको और अपने प्रगतिशील किसान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसान भाइयों, आपके खेत में अभी सब्जियां लगी हुई हैं, उसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, कीड़ों से कैसे बचाएंगे, बीमारियों से कैसे बचाएंगे, उर्वरक का प्रबंधन कैसे करेंगे, इन सभी विषयों पर आपको जानकारी दिलाने का प्रयास किया है। साथ ही जो आगामी कुछ महीनों में आप गर्मा फसल की खेती करने जा रहे हैं तो गर्मा फसल की खेती भी जो खास करके लतीदार सब्जियां हैं वैज्ञानिक विधि से कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दिलाई है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है, खास करके हमारे माध्यम से जो कृषि वैज्ञानिक महोदय ने जानकारी दी है उससे ज़रूर आप लाभान्वित होंगे। हमारे खेत खलिहान कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं खेत खलिहान के अगले अंक में कुछ इसी तरह के रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति। नमस्कार।